नमस्कार स्टूडेंट्स, इग्नू स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनाम पंजाब में आपका स्वागत है। और आज हम आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की 7th और 8th यूनिट कवर करवाएंगे, जो कि है क्रिएटिविज्म अप्रोच है, जिसे हम हिंदी में रचनावाद कहते हैं, और दूसरा है कोल्ड वॉर एंड इट्स इमरजेंस एंड स्टेजेस। कोल्ड वॉर की शुरुआत के बाद जो जो स्टेजेस आती हैं जिससे कि वो बढ़ता जाता है, और वर्ल्ड में एक तीसरा युद्ध चलता है जिसे हम विचारों का युद्ध कहते हैं। क्योंकि देखिए, ये युद्ध जो है वो कम्प्लीटली विचारों से लड़ा गया था, इसलिए ये शांत था। और इस शांति के कारण ही इसे शीत युद्ध कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ विचारों से एक दूसरे को टकराते रहते थे। ठीक है, विचार टकराते थे और यहाँ पर किसी भी तरीके के हथियार का प्रयोग नहीं किया गया, इसीलिए ये शीत युद्ध है। तो आपकी सेकंड यूनिट एट्थ शुरू करने से पहले सेवन्थ का हम रचनावाद के बारे में करते हैं। देखिए, रचनावाद का मतलब होता है क्रिएटिविज्म, किसी चीज़ की रचना करना, किसी को बनाना। तो आपके जब इंटरनेशनल रिलेशंस में हम बात करते हैं ना, तो देखिए इतने सारी थ्योरीज आती हैं ना कि हर थ्योरी को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो ये हर एक बंदे की अपनी सोच पे डिपेंड होती है। और वो बंदा अगर जर्मन से बिलोंग करता है तो उसकी नाजिस्ट थ्योरी होगी, क्या वो अमेरिका से बिलोंग करता है तो उसकी कम्युनिस्टिक कैपिटलिस्टिक थ्योरी होगी, क्या वो अगर चाइना से बिलोंग करता है तो उसकी कम्युनिज्म होगा, या क्या होगा, या मिक्स होगा, अगर वो इंडिया से बिलोंग करता है तो उसकी मिक्स थ्योरी होगी। तो उनकी सोच के हिसाब से ये थ्योरीज बनती जाती हैं। काफ़ी टफ होता है इनको समझना, लेकिन जब आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियरेंस आ जाएगी। तो देखिए, रचनावाद क्या होता है, मैं आपको जो बुक की लैंग्वेज है मैं उसी के हिसाब से समझाऊंगा। इसमें एक्स्ट्रा बताने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि जो बुक में लिखा है वो काफ़ी हद तक अच्छा लिखा हुआ है, आप उसे ही पढ़ेंगे। तो देखिए, जो शब्द रचनावाद है ना, में सैद्धांतिक दृष्टिकोणों की एक विस्तृत श्रृंखला है। बहुत सारे सिद्धांत इसके अंदर आते हैं, जिसका अभिसरण बिंदु यह है कि हमारे पास वास्तविकता तक कोई सीधी पहुंच नहीं है कि हम कैसे सच्चाई तक सीधा पहुंच सकें, लेकिन सामाजिक दुनिया हमारे लिए सुलभ है। हमने समाज को देखा है, ठीक है, और हमारे सामाजिक संबंधों के माध्यम से निर्मित होती है। हमारी सोसाइटी का निर्माण कैसा होता है, अगर हम दो घर एक जगह पर बन जाते हैं, फिर वो 20 होते हैं, फिर 50 हो जाते हैं, तो वो क्या होगी, एक सोसाइटी बन गई। हम घर पे रह रहे हैं, परिवार क्या एक सोसाइटी का छोटा रूप है। ठीक है, तो ये क्या, ये रचना ही तो है ना। बहुत सारे जब घर एक साथ मिल जाते हैं तो बड़ा सोसाइटी का निर्माण कर लेते हैं, और उस सोसाइटी की रचना हो जाती है। जब हम रचनावाद की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हर थिंकर अपने अनुभवों को शेयर करता है, बहुत अलग अलग तरीके से बताया गया है। ठीक है, लेकिन बेसिकली रचनावाद का मतलब होता है कि रचना करना किसी भी चीज़ का। यहाँ पर हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की रचना कैसे होती है, जब हम एक दूसरे के साथ रिलेशंस बनाते हैं। हमारे सामाजिक संबंधों का निर्माण उन विचारों के माध्यम से किया जाता है जो हम दुनिया के बारे में साझा करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, दुनियावी गल्ला सबको पता होनी चाहिए। तो वो दुनियावी बातें क्या होती हैं, जब हम पता लग जाती हैं कि भाई सभी के साथ मिलजुल कर चलना चाहिए, किसी की मदद करनी हो तो हम मदद करनी चाहिए। इसी चीज़ से ही हम ये कह सकते हैं कि एक मनुष्य है वो समाज में रहने के लायक, वो सभ्य आदमी है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम अपने विचारों, जैसे कि अपने अनुभवों के आधार पर दुनिया के बारे में जो और इसके बारे में धारणाओं के अनुसार सामाजिक दुनिया का निर्माण करते हैं। यह एक दृष्टिकोण रखता है कि सामाजिक दुनिया और हमारे विचार पारस्परिक संबंधित है, या संवैधानिक मतलब होता है किसी न किसी तरीके से वो वैधानिक रूप से जुड़े हुए हैं। आप जैसी दुनिया को देखोगे वैसे ही वो दुनिया बन जाएगी। अगर मैं कहूँगा कि सभी लोग भाई धोखेबाज है, तो सारे के सारे धोखेबाज ही मेरे को समझ में आएंगे। ठीक है, बेशक कोई मेरा बहुत करीबी हो जो मेरी सहायता करना चाह रहा हूँ, लेकिन जब मैंने अपने दिमाग में बनाई वैसे दुनिया ली, तो वैसे ही समाज का मेरा निर्माण हो जाता है। मैं किसी से बातें शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ये लगेगा कि यार ये तो धोखेबाज हो सकता है। तो यहाँ पर विचार और अनुभव की जो बात आ रही है ना, वो रचनावाद में यही चीज़ें बताती है। बाकी जो ये चीज़ें हैं, आप इनको थोड़ा पढ़ लेंगे तो इसमें और ज़्यादा क्लियरेंस आपको आ जाएगी। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। अब देखिए, रचनावाद में कुछ मेन थिंकर्स है। रचनावाद शब्द को निकोल्स ग्रीनवुड मॉनफ ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग रूल्स एंड सोशल थ्योरी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस 1989 में ये आई थी, में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए गढ़ा था। हालांकि यह अलेक्जेंडर वैडेंट के विशेष रूप से अनेक 1992 के लेख जो हैं, अनार्की इज व्हाट स्टेटस एंड मेक ऑफ इट, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स, और उनकी 1999 की पुस्तक सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जैसी बहुत सारी रचनाएं हैं जिसमें अलग अलग धारणाओं को बताते हैं। उसमें भी ये बताते हैं कि रचनावाद एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो आप इन बुक्स को पेपर में ज़रूर नोट डाउन करेंगे अच्छे मार्क्स के लिए। आगे हम चलते हैं कि रचनावाद का दार्शनिक रूप क्या है। तो देखिए, ये फिलॉसफी है क्या चीज़ है। जब हम इसकी बात करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। भले ही रचनावाद अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के क्लब में एक हाल ही प्रवेश है, क्योंकि बहुत नया है ये,
ठीक है, लेकिन उसकी उत्पत्ति जर्मन दार्शनिक जो इमैनुअल कांट है ना, उनके कार्यों से पता लगा सकते। कांट ने ज्ञान मीमांसा में एक रचनावादी चक्र की घोषणा की। एक चक्र जो घूमता रहता है। यह घोषणा दृष्टिकोण रखते हैं कि ज्ञान का उत्पादन चेतना से प्रभावित होता है। कांट से प्रभावित होने के बाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के शुरुआती दौर के नवकांतीय संलेखकों ने एक उद्देश्यपूर्ण भाष्य विज्ञान का प्रस्ताव रखा, जिसने चेतना को समझने के महत्व पर बल दिया। इस अवधि के दौरान कई जर्मन विचारक यह बताने के लिए आगे आए कि मानव विज्ञान जैसे कि इतिहास, साहित्य, कानून और राजनीति आदि का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान की तरह नहीं किया जा सकता। इन विचारकों ने मानव विज्ञान के लिए एक अलग पद्धति के लिए तर्क दिया। उनमें से सबसे अधिक प्रभावशाली थे विल्हेम डिल्थिग, एडमंड हुसेरल और मैक्स वेबर और फ्रेडरिक नीत्शे। इनके विचारों के कार्यों ने जो रचनावाद के जन्म में बहुत बड़ा योगदान। ये बंदे हैं ना, इनका आप नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि हर बंदा अपने ही तरीके से रचनावाद और रचना व्यवस्था के बारे में बताता है। मैं यहाँ पर ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि जो रचनावाद के बारे में दार्शनिक आधार है ना, वो ये तीन बंदे ही कहते हैं कि जो एक ह्यूमन होता है, अगर हम ह्यूमन को स्टडी करना है ना, तो उसके लिए हम साइंस की ही मतलब मदद नहीं ले सकते। तो उसके शरीर को चीर फाड़ कर दो, चीर फाड़ करने के बाद जो उसके अंदर से मिलेगा हम पता लगे कि ये ह्यूमन है। नहीं, आप उसके व्यवहार को जज करें, आप उसकी आदतों को चेक करें, आप देखें कि वो किस संस्कृति से बिलोंग करता है, उसका सामाजिक दायरा कैसा है, वो किस कानून से है, किस कानूनी दायरे में रहते हैं, उसकी राजनीतिक स्थिति कैसी है। इन सब चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि उसके सामाजिक रचनावाद किस तरीके का है। ठीक है, रचनावाद शब्द का बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की रचना करना, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हर व्यक्ति ने किसी न किसी चीज़ के साथ जोड़कर रचनावाद शब्द को जो थ्योरीज है इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसमें शामिल किया है। जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो इसमें आपको और ज़्यादा क्लियरेंस आ जाएगी। अब इसकी प्रमुख मान्यताएं क्या है, क्या क्या इसमें प्रिंसिपल्स आते हैं। तो यथार्थ का सामाजिक निर्माण, ये रचनावाद में यथार्थ, ट्रुथ, रियलिज्म, इस चीज को डिनोट करते हैं। ये पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। देखिए, रचनावादियों का मानना है कि यथार्थ निरंतर निर्माण के लिए एक परियोजना है। क्या है यथार्थवाद? रचनावादी कहते हैं जो यथार्थ है ना, सच्चाई है, वो कंटिन्यू प्रोसेस है। सामाजिक दुनिया को पूर्व प्रदत्त अस्तित्व के रूप में मानने के बजाय रचनावादी इसे दुनिया को अस्तित्व में आने के रूप में मानते हैं। सामाजिक यथार्थ अंतर विषय ज्ञान और सामाजिक दुनिया के बारे में हमारी व्याख्याओं से ली गई है। यह खगोलीय पिंड की कार्य प्रणाली के विपरीत है। उदाहरण के लिए सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रह निश्चित उद्देश्य नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं। ब्रह्मांड की हमारी समझ और व्याख्या इसके कामकाज को प्रभावित और बदल नहीं सकती। हालांकि सामाजिक यथार्थ हमारे अंतर विषय यानी साझा जो करते हैं हम ज्ञान और सामाजिक दुनिया के बारे में व्याख्याओं का गठन है, और ये हमारे सामाजिक संबंधों को प्रभावित और बदल सकती है। यहाँ ज्ञान का निर्माण अंतर विषयक रूप से किया जाता है, जिसका अर्थ है कि लोगों के बीच ज्ञान का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दी है ना, वो ये कहा जाता है कि जो यथार्थ होता है ना, वो स्थिर है, उसको बदला नहीं जा सकता, उसे अपना कर ही हम इंसान अपने आप को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर सूर्य की जो एग्जाम्पल दी गई है कि जो सन है वो सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है और सभी उसके इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन वो तो किसी के इर्द गिर्द नहीं घूमता ना। तो जो ये सन है ना, वो रियलिज्म है, यथार्थ है। और जो ये चीज़ें घूम रही है सौरमंडल, वो सामाजिक निर्माण है कि वो अपने अकॉर्डिंग घूम कर अपना अपना जो कहते हैं ना अपना फल प्रदान करती हैं, अपना फल लेती हैं उससे, यानी कि जो रोशनी ग्रहण करती है और अपनी जो वहाँ के लोग हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए और उनकी जो बेटरमेंट के लिए जो पॉलिसीज बनती है ना, वो इसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ती है। तो आगे आप इन चीज़ों को देखते रहिए, इसमें क्लियरेंस हो जाएगा। अब आगे है वैचारिक कारकों का प्रभाव। चूंकि यथार्थ सामाजिक रूप से निर्मित है, हम केवल भौतिक बलों जैसे कि सैन्य शक्ति, आर्थिक संसाधनों की जांच करके सामाजिक यथार्थ को समझ नहीं सकते। ठीक है, इसके बजाय रचनावादी क्या मानते हैं कि सामाजिक यथार्थ की समझ के लिए हमें दोनों पहचान चाहिए, एक तो सांस्कृतिक प्रतिमान और दूसरा भौतिक कारक। यहाँ पर वो कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए, अगर हमें किसी राष्ट्र को समझना है तो हमें सिर्फ ये नहीं पता करना कि उसके पास कितनी मिलिट्री पावर है। अगर हम कहते हैं कि एक शक्तिशाली राष्ट्र वही होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा मिलिट्री पावर होगी, तो भाई चाइना के पास भी मिलिट्री पावर है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं जितना इंडियन आर्मी है। ठीक है, यूएस के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि
वहाँ के एरिया की हमें समझ भी देखनी है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उनके मूल्य क्या है, यानी कि वो किस तरह की अपनी संस्कृति को मानते हैं। जैसे इंडिया में सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं और सभी लोग अपने धर्म को लेकर कट्टर भी हैं। अगर इंडियन आर्मी किसी के साथ अटैक या लड़ती भी है, वो क्यों जीती है? क्योंकि उनके अंदर अपने धर्म के रिलेटेड बहुत सारी भावनाएं कूट कूट के भरी होती हैं। उन्हें ये होता है कि हमें अपने वतन के लिए रक्षा करनी है, उनके लिए लड़ना है। तो ये एक वैचारिक प्रभाव होता है जो रचनावादियों को जन्म देता है। प्रतिनिधि और संरचना का पारस्परिक संविधान। देखो, मैं आपको इसी के अंदर से बता देता हूँ, ज़्यादा आपको आगे डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जो संरचनाकरण सिद्धांत का प्रख्यात समाजशास्त्री एंथोनी विंडेस ने ना अपनी एक बुक है उसमें शुरू किया था, जो कि न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड्स 1976 से द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सोसाइटी आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर तक है। गिडेन्स की संरचना सिद्धांत का तर्क है कि संरचना और कारक पारस्परिक संगठित होते हैं। निकोल्स ओनक्स और अलेक्जेंडर वेडन जैसे रचनावादियों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में एजेंटों और संरचना के पारस्परिक प्रभावों को समझने के लिए गिडेन्स के सिद्धांत को ग्रहण किया है। ओनफ के अनुसार लोग और समाज एक दूसरे का निर्माण या संगठन करते हैं, ठीक है, और उसी समय वेंट्स और कैर्थर्स वॉल्ट्स द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और राष्ट्र राज्यों की संरचना के बीच संबंधों की नव यथार्थवादी समझ को चुनौती देने के लिए गिडेन्स की जो संरचना सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो एक बात है ना, लोग और समाज एक दूसरे का निर्माण करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हम परिवार की बात करते हैं तो वो समाज का एक छोटा रूप होता है, और जब वो बड़ा हो जाता है, यानी कि जब एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पांच घर, ऐसे 20 घर एक जगह मिल जाते हैं, तो वो एक नए समाज का निर्माण करते हैं, एक नए समाज की रचना करते हैं, जिसमें लोगों का और उनके विचारों का और उनके रहन सहन संस्कृति, जो कि हम ऊपर भी पढ़कर आ चुके हैं, उसका बड़ा योगदान रहता है, और यही रचनावादियों का भी मानना है। लेकिन इसमें गाइडेंस का जो सिद्धांत है वो आगे आपको इसमें बताया गया है कि गाइडेंस क्या है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ होनी चाहिए, उसको आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। आगे हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय अराजकता। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, अब रचनावादी फिर से एक अलग बात को बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अराजकता को अगर मैं वर्ल्ड वॉर के साथ जोड़कर देखूँ तो ये भी आप समझ सकते कि कोई भी लॉ मेकिंग प्रोसेस नहीं होता था उस टाइम, ठीक है, कोई पावर नहीं थी जो इनको कंट्रोल कर सकती थी, हर कोई अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से एक दूसरे पर अटैक करता रहता था, ठीक है। कम्युनिस्ट कहते थे कि कम्युनिज्म को आगे बढ़ाओ, ठीक है, कैपिटलिस्टिक कहते थे कि कम्युनिज्म को कंट्रोल करो और कैपिटलिज्म को ज़्यादा बढ़ाओ। तो इस चक्कर में क्या थे, दो वर्ल्ड वॉर हो चुके थे और तीसरा जो था हमारा शीत युद्ध वो चल गया था, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति एक अराजकतावाद की स्थिति है, वो इस चीज़ में बताई गई। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें नव यथार्थवाद, उदारवाद आदि ने अलग अलग तरह की धारणाओं को प्रस्तुत किया है, तो वो आपको इसमें बता सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं रचनावाद के विभिन्न संस्करण क्या है, इनकी किस किस तरह की कैटेगरीज आती है। तो देखिए, आधुनिकतावादी रचनावाद। अब आधुनिकतावादी क्या होता है, मतलब मॉडर्न, ठीक है। आधुनिकतावादी रचनावाद की विशेषता है कि सामाजिक यथार्थ को समझने और समझाने में रूढ़िवादी रुचि के साथ उद्देश्य परक भाष्य विज्ञान व्याख्या की एक विधि है, और उद्देश्य परक भाष्य विज्ञान यानी कि नव क्रांतिवादियों द्वारा प्रस्तावित एक विधि है, जो इमैनुअल कांट की ज्ञान उत्पादन की समझ के अनुसार है। कांट के अनुसार भले ही ज्ञान वस्तुनिष्ठ यथार्थ के बारे में है, लेकिन यह हमारी चेतना के माध्यम से निकलता है, मतलब आपकी कॉन्शियसनेस कितनी है उससे डिपेंड रहेगा कि आप कितना डेवलप कर पा रहे हैं। तो जो थिंकर्स यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन थिंकर्स की जो जो लाइनें हैं ना, आप जरूर इसमें कोटेड करेंगे ताकि आप अब ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है। आगे है आधुनिकतावादी भाष्यिक रचनावाद या नियम उन्मुख रचनावाद। देखिए, यहाँ पे दो चीजों की बात की गई, भाष्यिक रचनावाद और उन्मुख रचनावाद। आइए देखते क्या बोल रहे हैं आपकी बुक्स में। निकोल्स ऑन जैसे आधुनिकतावादी भाष्यिक रचनावादी तर्क देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इन नियमों का गठन भाषा की संरचनाओं द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आधुनिकतावादी भाषिक रचनावादी व्यक्तिपरक भाषा विज्ञान को नियोजित करते हैं, जो ये मानते हैं कि भाषा के निर्माण से यथार्थ होने के कारण वस्तुगत ज्ञान असंभव है। ओनफ ने आगे तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नियम क्या करना चाहिए के बारे में कथन है। आप लोग जानते हो कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो पहले नियमों से नहीं चलता था, लेकिन अब नियमों से चलता है, क्योंकि यूएनओ है, बहुत सारे ट्रेड्स ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, ठीक है। वर्ल्ड की मॉनेटरी को कंट्रोल करने के लिए आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है जो लोन प्रोवाइड कराता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक
एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड की हेल्थ में जो लोअर लेवल की कंट्रीज हैं जिनके अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हॉस्पिटैलिटी को लेकर, उनके हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, जहाँ पर माल न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, जहाँ पर डेंगू जैसी प्रॉब्लम है या कोई और जैसे कि कोविड भी चल रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो पूरा वर्ल्ड है ना वो नियमों से चलते हैं, क्या करना चाहिए, यहाँ पर भी बात आई है क्या करना चाहिए। नॉर्मल सी बात है कि वर्ल्ड में जो कॉन्फ्रेंसेस जब होती रहती है, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, हम उसमें यही तो बात करते हैं ना क्या करना चाहिए, भाई ये प्रॉब्लम आ गई है, अब इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कैसे करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसके बात मानते हैं, ठीक है, फिर हम मेमोरेंडम साइन करते हैं, फिर हम उनको अपने देश में प्रभुसत्ता के हिसाब से हम उन कानूनों को बनाकर लागू करते हैं। ठीक है, आगे बात है अतिवादी। अतिवादी जो रचनावादी है ना वो जर्मन दार्शनिक जैसे कि मार्टिन हेडडेगर हैं, लुडविग विट्गेंस्टाइन है, फ्रांसीसी दार्शनिक है मिशेल फौकॉल्ट है, जैक्स डोरिडा है के कार्यों ने अत्यधिक प्रभावित किया है। ये जो थिंकर्स के मैं आपको नाम बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं, आप इन लोगों की नाम ज़रूर इन क्वेश्चंस में ऐड करें जब वो आएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हाइडेगर और जो विटगेंस्टाइन है ने माना है कि जो सामाजिक तत्वों का गठन भाषा की संरचनाओं द्वारा किया जाता है, इसीलिए दोनों ने सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में सकारात्मकता और निष्पक्षता को चुनौती दी। उनका कहना है कि जो सामाजिक तथ्य होते हैं, जो समाज होता है, उसका निर्माण में भाषा की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। भाषा का बहुत बड़ा मतलब मेन रोल रहता है। अगर हम इसको नॉर्मल लाइफ से जोड़कर देखें तो आप देखिए आपकी सोसाइटी कैसे अच्छी बनेगी जब आप लोगों के साथ मिल बर्ताव रखेंगे, आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे, ठीक है, तभी तो उनके साथ अच्छे परिणाम मिलेंगे ना। अगर आप एक जगह रह रहे हो जहाँ के आसपास जो भी पड़ोस है उनसे बातचीत ही नहीं करते, उनसे आप मिलते भी नहीं हो, तो इसमें क्या होगा, कल को कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो थोड़ा ना आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे। ठीक है, इसका जो आलोचनात्मक विश्लेषण है ये आप लोग पढ़ सकते हो, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है और आपका ये चैप्टर यहाँ पर कवर अप होता है। हम दूसरा करते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध की उत्पत्ति और उसके चरण। तो देखिए शीत युद्ध को पढ़ने से पहले आप लोगों ने अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं सुना है जिसमें हम वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं या आपने अगर वर्ल्ड वॉर के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली जो ये शीत युद्ध होता क्या है। क्योंकि शीत युद्ध जो वर्ड है ना ये मतलब एक तरह से शांतिमय युद्ध की बात करता है कि यहाँ पर हमने हथियारों की बात नहीं की, हमने विचारों से लड़ाई लड़ी। पहले हमने 2 बार लड़ लड़ के देख लिया, बहुत नुकसान हो गया, अब उसके बाद बात आ गई वही चलो यार विचारों से लड़ते हैं, तब हम उसको शीत युद्ध कहते हैं। अब जो शीत युद्ध था ना दो महाशक्तियों के बीच में लड़ा गया, टाइमिंग थी 1945 से 1990 के बीच। ठीक है, 1990 में जब यूएसएसआर का जो टूट गया था, ठीक है, सभी अलग हो गए थे उसके अलाइंड कंट्रीज, उसके बाद से फिर एक ही जो महाशक्ति बच गई थी वो यूएस, जो कि आज तक बनी हुई है। ठीक है, इसने बहुत सारी ऐसी कूटनीतिक वार्ताएं और संधियों इसकी शुरुआत कर दी थी जो आज तक चली आ रही है। क्योंकि देखिए शीत युद्ध में क्या होता था, अंदर ही अंदर एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते थे। ठीक है, कैसे हम किसी को इनडायरेक्टली कमजोर कर सके। अगर आज की अगर आप बात करो तो मॉडर्न शीत युद्ध चल रहा है। क्यों मॉडर्न शीत युद्ध चल रहा है? क्योंकि इकोनॉमिकली हर कोई अमीर बनना चाहता है, ठीक है, अपने आप को डेवलप करना चाहता है, और इस चक्कर में हम क्या करते हैं, हम डिप्लोमेसी से एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। ठीक है, टांगे कैसे कि जैसे अब देखो अगर हमने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया, अब चाइना का पाकिस्तान में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। ठीक है, और ये इंटरेस्ट वो अब यूएनओ में कभी भी खराब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर पाकिस्तान पर कोई एक्शन आता है तो नॉर्मल सी बात है कि जो चाइना के इंटरेस्ट है उसको भी इफेक्ट करेगा, इसलिए तो हमेशा चाइना वीटो लगा देता है। ठीक है, तो इस तरह की राजनीति आजकल चली हुई है जिसे आप फायदे की सौदेबाजी की राजनीति कह सकते हो। शीत युद्ध का अर्थ क्या था ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर कोई युद्ध नहीं हुआ था, ये बिना हथियारों से लड़ा गया एक युद्ध था जो बहुत लंबे टाइम तक चला था। 1945 से लेकर 90 तक का टाइम बहुत लंबा होता है जब शीत युद्ध चलता रहा था। एक दो आइडियोलॉजीज थी, पूंजीवादी और समाजवाद, दोनों आपस में लड़ती रहती थी, अपने आप को एक्सपैंड करती रहती थी किसी न किसी तरीके से। जैसे कि उन्होंने नाटो बना लिया, ठीक है, तो कॉमेक बना लिया, कॉमन जो इकोनॉमिक म्यूचुअल असिस्टेंट है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है कि हम चलो एक साथ हो जाएंगे अगर कोई हम पे अटैक करेगा। ये इस तरह की पॉलिसीज को क्यों लेके आया जाता था? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। पॉलिटिकल पार्टीज क्यों मेमोरेंडम जारी करती हैं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें वोट दे सकें। ठीक है, इसीलिए तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। आगे हम चलते हैं शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे होगी। तो देखिए शीत युद्ध, देखो कोई भी युद्ध हो, अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बात आ जाती है। ठीक है, और अगर हम और पीछे जाएंगे तो हम वियना की कांग्रेस को देखते हैं जिसमें जर्मन अंधाधुन हमने जुर्माना लगा दिया था, जिसका परिणाम क्या निकला था कि
नॉर्मल सी बात है कि चिढ़ गया था वो बंदा और फिर वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड वॉर ये हो गया था। ठीक है, अगर हम शीत युद्ध की बात करें तो शीत युद्ध कुछ अलग थे, जिसमें थे भू राजनीतिक व्याख्या करते हैं और दूसरा था वैचारिक व्याख्या। अब भू राजनीति क्या थी कि जो 1917 की सोवियत समाजवादी क्रांति और इसे रोकने के लिए 1918 में रूस ने यूरोपीय सैन्य हस्तक्षेप के बाद शीत युद्ध की उत्पत्ति का पता लगाते हैं। देखो यहाँ पर ना आप तीन तरह की चीज़ों को पढ़ेंगे, हर कोई अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, पर ट्रुथ ये है शीत युद्ध की शुरुआत 1945 में हुई थी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और तुरंत पहले यूरोपीय महाशक्तियों के बीच सैन्य संधि और उल्लंघन के लिए शीत युद्ध को मतलब वही बोलते हैं ना, जब एक प्रॉब्लम आ जाती है ना तो उसके बहुत सारे कॉजेज बोल दिए जाते हैं, शायद आप नहाए नहीं होंगे। अब जैसे कोविड है, कोविड को पहले जब आई थी क्या बोलते थे कि ये एक फंगल इन्फेक्शन के तौर पर है, वैक्सीनेशन लगाओ ठीक हो जाओगे, लेकिन अब कहते हैं वैक्सीनेशन भी कम कारगर है भाई। ठीक है, फिर कुछ लोग कहते हैं वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी डेथ्स हो रही हैं। ठीक है, फिर कहते हैं वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी आपको दूसरी डोज लगानी पड़ेगी। फिर कहते हैं वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी आपको मास्क और सैनिटाइजर आपके हाथ में रखना पड़ेगा। फिर कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ा लो भाई, इम्यूनिटी बढ़ाने तो देखो एक कोविड के कारण कितनी सारी आइडियोलॉजीज बनती है, कितने सारे थॉट्स आते हैं। उसी तरीके से शीत युद्ध की उत्पत्ति के लिए भी कई कारणों की बात की गई है, लेकिन हम सभी नहीं पढ़ेंगे, आप कुछ दो तीन को याद रखिएगा जो कि भू राजनीतिक व्याख्या के तौर पर आते हैं, और उनमें से सबसे मेन है वो 1945 वाला। उसके बाद हम बात करते हैं वैचारिक व्याख्या। देखो वैचारिक व्याख्या का मतलब वही विचारधारा की बात आती है कि एक दूसरे की विचारधारा को लेकर हम टक्कर में थे। देखो जो मेन रीजन था ना शीत युद्ध का, वो सिर्फ सोच थी। एक सोशलिस्ट कंट्री बोलती थी कि मैं कैपिटलिस्टिक को आगे नहीं बढ़ने दूंगी, ठीक है, और दूसरा कैपिटलिस्टिक वाले बोल रहे थे कि मैं सोशलिज्म को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ठीक है, जो ये सोशलिज्म है, कम्युनलिज्म है, ये क्यों बढ़ रहा है? ठीक है, ये दोनों एंटी हुए पड़े हैं। ठीक है, जब आपको पता है ना कि सामने वाला आपके खिलाफ है तो आप कुछ भी करोगे उसको नीचा दिखाने के लिए। जब आपको होता है ना सामने वाला कॉम्पिटिटर है मेरा, तो आप कैसे ना कैसे करोगे कि मैं किसी न किसी तरीके से उसको हटाऊं। तो ये दो महाशक्तियों के आप कह सकते हो अकड़ थी, उनकी ईगो थी, जिसके चक्कर में पूरे वर्ल्ड ने इसका भुगतान किया। ना चाहते हुए भी भारत को भी काफी नुकसान हुआ, क्योंकि उस समय हम कॉलोनियल थे। ठीक है, कॉलोनियल में भी हमने अपने बहुत सारे सैनिकों को भेजा था, जिसमें हमें कितना लॉस हुआ था। ठीक है, तो आगे आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। जैसे चर्चिल ने लोहे के पर्दे की बात की थी, ट्राइसमैन है, बाल्टिक मिसटैनेट है, ये हेनरी ट्रूमैन का सिद्धांत है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि शीत युद्ध के दौरान चली थी, और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको काफ़ी ये आ सकती हैं, तो इनको आप जरूर एक पढ़िएगा। अब शीत युद्ध के चरण क्या थे, भी किस किस तरीके से चला? तो शुरुआती दौर और बढ़ती शत्रुता। देखिए 1945 में क्रीमिया ने याल्टा और जर्मन शहर पार्ट्सडैम्स में आयोजित सम्मेलन जर्मनी और पूरी यूरोप राज्यों में विकसित हुई युद्ध के बाद की स्थितियों से निपटने के लिए एक प्रभावी ढांचा प्रदान नहीं कर सके। ठीक है, तो जो जर्मन सेनाओं के कब्जे में थे। अब जर्मनी को ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में विभाजित किया हुआ था। ठीक है, ये चार शक्तियां याल्टा और पोट्सडैम में इन सम्मेलनों में मुख्य भागीदार थी। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने युद्ध सहयोगी विशेष रूप से सोवियत संघ की जानकारी के बिना एक परमाणु उपकरण विस्फोट कर दिया। उनमें से दो को 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर पलट दिया, और यह अमेरिकी शक्ति का एक अभूतपूर्व प्रदर्शन था, जिसके कारण एक महाशक्ति के रूप में इसकी मान्यता बढ़ी और सोवियत संघ की आंखों में इसकी विश्वसनीयता कम हो गई। यह कहने का मतलब क्या है कि एक जो जर्मन था उसको बेचारे को चारों तरफ से घेरा हुआ था, क्योंकि वारसा की वर्साई की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वियना की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उसको भारी भरकम बोझ था। पूरे वर्ल्ड का जिम्मेदारी उसे ठहरा दिया गया था, भी इस बंदी की वजह से वर्ल्ड वॉर हुई है, तो इस पे जुर्माना ठोको। जो उसके पीठ पीछे से करवा रहे थे वो सभी से साइड हट गए थे, जिस कारण क्या हुआ था कि लॉस सबसे ज्यादा जर्मनी को भुगतना पड़ा। ठीक है, और इसी की आड़ में बाकी जो अमेरिका था या जो दूसरे थे यूएसएसआर थे, वो वर्ल्ड को अपने कब्जे में करने में चले गए। तो ये ना शुरुआत के दौर में इस तरह की शत्रुता बढ़ने लगी, मन में खुंदक इतनी बढ़ने लगी ना, जैसे बोलते हैं ना एक टाइम होता है जब आप सहन करते रहते हो, गुस्सा आता रहता है, आपको पता है कि सामने वाले बंदे ने गलत किया, बिना वजह मुझे टीचर से डांट खानी पड़ी। तो एक मौका ऐसा आता है जब आप फिर पूरा उगल देते हो और सामने वाले का बहुत नुकसान हो जाता है। रीजन यही था फर्स्ट और सेकंड वाले का। अमेरिकी ट्रूमैन 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत देते हैं। अब देखो ट्रूमैन सिद्धांत क्या था, यहाँ आपको $400 मिलियन की एक चीज दिखाई दे रही होगी। ट्रूमैन सिद्धांत के अनुसार देखो, एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जब कभी भी इलेक्शंस आते हैं मेमोरेंडम जारी करते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, जिसे बताते हैं कि हम आपके लिए नौकरियां लेकर आएंगे। जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट बोलती थी 1 लाख नौकरियां दूंगा मैं, कर का रोजगार दूंगा। तो ये क्या था, ये एक भूतिया पंथी सी थी।
कि आपको बहलाया फुसलाया जा रहा था कि कैसे न कैसे आप हमें वोट दे दो भाई, हम जीत जाए। ट्रूमैन सिद्धांत भी उस टाइम कुछ ऐसा ही था। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने क्या कहा कि जो कैपिटलिस्टिक कंट्रीज हैं, जो कैपिटलिस्ट बनना चाहती हैं, बन चुकी हैं, और अगर उन पर कम्युनिज्म कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो आप उसको सैन्य और आर्थिक सहायता दें। मतलब कैसे न कैसे करके ना मैं अपना खेमा को बड़ा कर लूँ ताकि मैं विजयी बन जाऊँ। ये था ट्रूमैन सिद्धांत। 1948 में मार्शल प्लान भी आया, नाटो बनने लग गया, सेंटो सिंटो बनने लग गया। ये क्यों बन रहे थे? ये इसीलिए बन रहे थे कि कैसे न कैसे करके हम लोगों को जोड़ के रखें, नेशन कंट्रीज को जोड़ कर रखें, ताकि हम अपनी कम्युनिज्म या सोशलिज्म जो थ्योरीज हैं उनको बढ़ा सकें, कैपिटलिज्म को बढ़ा सकें। सिर्फ विचारधारा के युद्ध था ये। नरमी। हालांकि राजनयिक विवेक क्यूबा मिसाइल संकट पर हावी रही और क्यूबा और अमेरिका से सोवियत मिसाइलों को हटाने के बाद संकट समाप्त हो गया, इस उम्मीद के साथ कि द्वीप राष्ट्र पर आक्रमण न किए जाए। क्यूबा मिसाइल संकट के इस शांतिपूर्ण अंत ने संभवतः दुनिया को दो ध्रुवीय सैन्य शत्रुता को संभावित लागत का एहसास कराया। और इस तरह शीत युद्ध के चरण शुरुआत हुआ, जिसे हम डेटेंस कहते हैं, यानी कि नरमी। कहने का मतलब कि ये वो टाइम था जब जिसे बोलते हैं ना कि इतनी ज़्यादा अग्रेशन आ गई थी एक दूसरे के बीच, इतने ज़्यादा थॉट्स की, आइडियोलॉजीज की वॉर चल रही थी कि एक टाइम बस यार थक गया, अब नहीं मैं बोल सकता। हम कहते हैं एक बार तो बंदा बहुत टूट के लड़ता है, लड़ लेता एंड में क्या बोलते बस बहुत हो गया, अब मैं से नहीं लड़ता, ठीक है तो आप भी करें मैं आप भी। डेटन का टाइम बहुत 1963 में शांति संधि, प्रतिबंधित संधि से 1970 तक के दशक के अंत तक चली गई। इन चीज़ों को आप आगे पढ़ सकते हैं, अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, पीटीबीटी के बारे में पढ़ेंगे, सीटीबीटी के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। जो ये सीटीबीटी, पीटीबीटी और एनटीपी है, ये सारी की सारी निशस्त्रीकरण की ओर उठाए गए बड़े कदम थे, क्योंकि अब सबको पता चल चुका था, सब अंदर ही अंदर परमाणु हथियार बना रहे थे, सब अंदर ही अंदर हथियार इकट्ठा करते थे, किसी भी टाइम में युद्ध हुआ हम तैयार हैं। तो ये संधियाँ लाई जा रही थी, क्योंकि युद्ध तो कोई करना चाहता नहीं था, सबको पता है। आपको पता है अगर आपके परमाणु बंद है तो आपके पड़ोसी के पास भी परमाणु बंद है, तो पता है ना, पंगा तो नहीं लोगे ना। यही चीज़ है। आगे हम बात करते हैं पूर्ण जीवन। तो देखिए डिटेंस लगभग 1.5 दशक तक प्रभावी था। कई लोगों का मानना था कि शीत युद्ध का अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन इस विश्वास को तब पराजित होना पड़ा जब एक कम्युनिस्ट शासन अफगानिस्तान में सत्ता में आया और देश जल्द ही इस दक्षिण एशियाई राष्ट्र की भूमि में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की गहरी भागीदारिता के साथ गृह युद्ध में डूब गया। अफगानिस्तान में एक राजशाही थी जिसे 1973 में मोहम्मद दाऊद खान ने समाप्त कर दिया और वह खुद नए स्थापित गणराज्य का राष्ट्रपति बन गया। दाऊद ने अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से संभावित खतरा देखा तो पाकिस्तान को संयुक्त राज्य अमेरिका से लगातार सैन्य सहायता मिल रही थी और इसलिए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को संतुलित करने के लिए सोवियत संघ से हथियार मांगे। सोवियत हथियार अफगानिस्तान में आ गए और उनकी समझ दाऊद के हाथ को मजबूत करने के रूप में की गई और साथ ही साथ अफगानिस्तान कम्युनिस्टों की भी, जिन्होंने काबुल में राष्ट्रपति कार्यालय में दाऊद को उत्तराधिकारी बनाने में मदद की। फिर से वही चीज़ें आ रही हैं कि डेटेंस के बाद सब लोग ये सोचने लगे थे कि चलो यार अब तो शीत युद्ध खत्म हो गया, ठीक है अब तो ये लड़ेंगे नहीं। एक टाइम होता है ना जब बहुत ज़्यादा लड़ लेते हैं लोग, उसके बाद क्या कहते हैं चलो शुक्र है यार शोर शराबा खत्म हुआ, लेकिन फिर एकदम से हो जाता है कि यार अब तो फिर से शुरुआत हो जाएगी। तो ये टाइम वो था। आगे हम चलते हैं सारांश। सारांश में फिर से वही चीज़ें आती हैं, पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खूब बखूबी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो जो ये 2 टॉपिक्स मैंने आपको करवाए हैं, ये आपको कम से कम 1 या 2 बार पढ़ने पड़ेंगे, बहुत ईज़ी है। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं था, जो स्टैटिक्स है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप बखूबी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। लेकिन जो ये शीत युद्ध है उसको पढ़ने से पहले, समझने से पहले आपको फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वो चीज़ें पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि शीत युद्ध क्या था। क्योंकि शीत युद्ध के बाद उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आएंगी, अगर आपने प्रीवियस नहीं पढ़ा होगा तो आप शीत युद्ध को नहीं समझ सकते, और इसको कम से कम आप 1 या 2 बार रिवाइज करें ताकि आप बखूबी इसको अच्छे से जान सकें। ठीक है, आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो। जय हिंद।